लास्ट टाइम वीडियोस में आप लोगों ने पढ़ के रखा है अबाउट द प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशंस ऑफ वेरियस सिंथेटिक प्रॉपर्टीज़। आज हम लोग पढ़ेंगे एक सेमी सिंथेटिक पॉलीमर के बारे में जिसे हम लोग नाम देते हैं विस्कस रेयॉन। अब विस्कस रेयॉन एक्चुअली होता क्या है, तो विस्कस रेयॉन के बारे में कुछ पॉइंट्स पहले समझ लेते हैं कि इट इज़ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। ये एक सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है, राइट। इसे हम लोग रीजनरेटेड सेलुलोज भी कहते हैं, रीजनरेटेड सेलुलोज भी कहते हैं। नाउ सेलुलोज क्या होता है, तो सेलुलोज इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। सेलुलोज क्या होता है, इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ द ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला अगर हम लोग दें तो फॉर्मूला दिया जाता है ऐसे C6H10O5/N। ये है सेलुलोज का फॉर्मूला। एंड जब हम लोग विस्कस रेयॉन का फॉर्मेशन पढ़ते हैं तो जो सेलुलोज होता है, इस सेलुलोज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कुछ ऐसे, राइट। हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं कुछ ऐसे, दैट इज सेलुलोज, क्योंकि ग्लूकोज के अंदर बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। नाउ विस्कस रेयॉन मिलेगा कैसे, तो विस्कस रेयॉन हमें तब मिलता है जब आप लोग सेलुलोज को सबसे पहले तो ट्रीट करते हो विथ NaOH के साथ। सेलुलोज को NaOH के साथ जब ट्रीट करते हैं तो ये आप लोगों को देगा अल्कलाइन सेलुलोज, जिसे हम लोग अल्कली सेलुलोज कहते हैं। ये जो अल्कली सेलुलोज बनता है, इसका रिएक्शन हम लोग करते हैं कार्बन डाइसल्फाइड के साथ। कार्बन डाइसल्फाइड के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो ये हमें जो प्रोडक्ट देता है, इस प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं झांतेट। इट इज़ कॉल्ड एज झांतेट। एंड जब अल्कलाइन सॉल्यूशन के साथ इसका फिर से हम लोग ट्रीटमेंट लगाते हैं तो ये आप लोगों को देता है विस्कस रेयॉन, राइट। ये क्या देता है आप लोगों को, विस्कस रेयॉन। देखिए विस्कस रेयॉन के बारे में हम लोगों ने कुछ पॉइंट डिस्कस किए। हम लोगों ने कहा कि इट इज़ सेमी सिंथेटिक फाइबर, या फिर जिसे रीजनरेटेड, आप लोग रीजनरेटेड सेलुलोज भी कह सकते हो। अब ये सेलुलोज मिलता कैसे, ये सेलुलोज रेयॉन, विस्कस रेयॉन हम लोग बनाएंगे कैसे, तो सेलुलोज हमें मिलता है फ्रॉम द वुड पल्प, राइट। जो वुड का पार्ट होता है वो मैक्सिमम बना होता है सेलुलोज का। एंड इस वुड पल्प को हम लोग पहले ट्रीट किसके साथ करेंगे, दैट इज़ विद द NaOH। आपको मिलेगा अल्कलाइन सेलुलोज। इस अल्कलाइन सेलुलोज को जब आप लोग ट्रीट करोगे, किसके साथ ट्रीट करना है, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ, तो देन आफ्टर आप लोगों को मिलेगा झांतेट। एंड झांतेट का रिएक्शन जब होगा फिर से अल्कलाइन सॉल्यूशन के साथ, तो आप लोगों को मिलेगा विस्कस रेयॉन। अब ये जो विस्कस रेयॉन होता है, ये थोड़ा सा सेमी सॉलिड जैसा मटेरियल होता है। इनको स्पिनरेट्स के अंदर पास करते हैं और प्रेस करते हैं, तो इनके धागे धागे निकल आते हैं, जिन्हें हम लोग विस्कस रेयॉन कहते हैं। तो चलो देखते हैं कि इसमें रिएक्शन कैसे इन्वॉल्व हो सकती है, राइट। सेलुलोज को आप लोगों ने कैसे रिप्रेजेंट किया, सेल OH। एंड सबसे पहले इसका रिएक्शन हम लोग करेंगे विथ NaOH। तो जब NaOH के साथ आप लोग रिएक्शन कैरी आउट करते हो तो ये आपको देगा अल्कलाइन सॉल्ट। देखिए सॉरी, अल्कली मेटल का सॉल्ट यहाँ से रिलीज हो जाएगा H2O। इसे हम लोग कह सकते हैं अल्कली सेलुलोज। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, अल्कली सेलुलोज। नाउ ये जो अल्कली सेलुलोज बना, देखिए ये कुछ ऐसा बना हुआ है। ये अल्कली सेलुलोज जो बना है, इस अल्कली सेलुलोज को हम ट्रीट करते हैं विथ कार्बन डाइसल्फाइड, राइट। किसके साथ ट्रीट करेंगे, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ। जब आप लोग इससे कार्बन डाइसल्फाइड के साथ ट्रीट करते हैं तो यहाँ पर कार्बन डाइसल्फाइड ऐड हो जाता है, और कार्बन डाइसल्फाइड जब ऐड हो जाता है तो आप लोगों को मिलता है एक ऐसा प्रोडक्ट जिसे हम लोग नाम देते हैं झांतेट। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, झांतेट। तो ये जो सेलुलोज झांतेट है, इसका जब हाइड्रोलिसिस हम लोग कंटिन्यू करते हैं तो पहले एक तो सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड मिला सेलुलोज का, और इस सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस जब हम लोग कंटिन्यूस रखते हैं, देखो ये वाटर यहाँ पर इस साइड में नहीं लिखा, मतलब सॉल्यूशन में वाटर प्रेजेंट है, तो ड्यूरिंग दैट केस आप लोगों को नया सेलुलोज मिला। अब इसे आप सेलुलोज नहीं कहेंगे, इसे आप लोग क्या नाम देंगे, विस्कस रेयॉन देंगे, दैट इज़ रीजनरेटेड फाइबर। इस तरीके से विस्कस रेयॉन को प्रिपेयर करते हैं। एंड इन विस्कस रेयॉन ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। बहुत सारे टाइप के कपड़े वगैरह बनाने के लिए, गारमेंट्स बनाने के लिए विस्कस रेयॉन का इस्तेमाल किया जाता है।
देन एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज मॉलिक्यूलर मास एंड डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। अब आप लोग जरा सोचिए, पॉलीमर की अगर हम लोग बात करें तो पॉलीमर इज़ अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। कई बार तो ये होता है कि पॉलीमर एक से ज़्यादा मोनोमर को मिलकर बना होता है, तो ऐसे केस में हम लोग पॉलीमर का एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर मास नहीं निकालते। हम लोग जो पॉलीमर का मॉलिक्यूलर मास कहते हैं वो होता है एवरेज मॉलिक्यूलर मास। क्या होता है? एवरेज मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन देयर कंस्टिट्यूएंट्स, किस मोनोमर से मिलकर वो बना हुआ है। एंड तो देयरफॉर हम लोग मॉलिक्यूलर मास ये कंसेप्ट न यूज़ करते हुए कौन सा कंसेप्ट यूज़ करते हैं? एवरेज मॉलिक्यूलर मास। एंड ये जो पॉलीमर का मॉलिक्यूलर मास है इट डिपेंड्स ऑन द डीपी, जिसे हम लोग कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। ये डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन के ऊपर डिपेंडेंट होता है। एंड डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या होता है? तो इट इज़ नथिंग बट द नंबर ऑफ मोनोमर्स और नंबर ऑफ मोनोमर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ पॉलीमर, वन मॉलिक्यूल ऑफ पॉलीमर, जिससे हम लोग कहने वाले हैं डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। नाउ अलग अलग मोनोमर्स अलग अलग तरीके से रिएक्ट होते हैं एंड देयरफॉर अलग अलग पॉलीमर्स का डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन के कारण आप लोगों को जो पॉलीमर मिलेगा उसमें नंबर ऑफ मोनोमर्स यूनिट अलग अलग रह सकते हैं, जिसके कारण अलग अलग पॉलीमर का मॉलिक्यूलर मास भी कैसा आएगा? अलग अलग आएगा। नाउ अगर पॉलीमर का मॉलिक्यूलर मास हम लोग देखें तो कई बार ऐसा हो सकता है कि इट में बिकम्स लो और इट में बिकम्स हाई। अगर ऐसे केस में लो मॉलिक्यूलर वेट आता है पॉलीमर का, तो वो जो पॉलीमर होता है इट इज़ मैकेनिकली वीकर, ये काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा, राइट। एंड इट विल हैव लेस टेंसाइल स्ट्रेंथ, और उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कैसा रहेगा? काफ़ी कम हो जाएगा। बट अगर मॉलिक्यूलर मास काफ़ी ज़्यादा है तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा? तो ऐसे केस में जो पॉलीमर है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड बन जाएगा, बराबर है। इसमें हार्डनेस बहुत ज़्यादा आ जाएगी, जिसके कारण ये जो पॉलीमर है ये ऐसा हो जाएगा दैट इज़ अनमैनेजेबल। इसे आप लोग मैनेज नहीं कर पाएंगे, मीन्स यूज़ नहीं कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आती है कि सर मॉलिक्यूलर मास जो है पॉलीमर का ये ना तो कम होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा होना चाहिए, बराबर है। बहुत कम रहा तो पॉलीमर काफ़ी वीक होगा, बहुत ज़्यादा है तो ऐसे पॉलीमर को हम लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे, मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब क्या? तो पॉलीमर का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो सर्टन विद इन अ लिमिट, प्रॉपर लिमिट के अंदर होना चाहिए, बराबर है ना। ये जो प्रॉपर लिमिट में होना चाहिए इसका मतलब क्या? तो बहुत सारे पॉलीमर का जो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन होता है ये एक सर्टन क्रिटिकल वैल्यू पे डिपेंड करता है, एक मिनिमम वैल्यू पे डिपेंड करता है, जिसे हम लोग क्रिटिकल डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन भी कह सकते हैं। क्रिटिकल डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन मतलब क्या कि ये कि जैसे आप लोग पॉलीमराइजेशन स्टार्ट करोगे तो आफ्टर सर्टन टाइम, जैसे पॉलीमराइजेशन स्टार्ट होगा आफ्टर सर्टन टाइम हम लोग कह सकते हैं कि हाँ अब ये पॉलीमर लो मॉलिक्यूलर वेट के एरिया को क्रॉस करके आगे जा चुका है। ऐसे केस में हमें उसे रोकना पड़ेगा ताकि वो यहाँ तक ना पहुँचे, बराबर है। तो ताकि यहाँ तक ना पहुँचे, और ऐसा अगर आप लोग करते हैं तो आप लोगों को डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ मिलेगी पॉलीमर की, अदरवाइज पॉलीमर क्या हो जाएगा? खराब हो सकता है। सो इसीलिए पॉलीमर का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो मॉलिक्यूलर मास न कंसीडर करते हुए हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? डिग्री ऑफ एवरेज मॉलिक्यूलर मास करते हैं। देन चलते हैं एक मज़ेदार कंसेप्ट की तरफ, दैट इज़ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। अब बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स का मीनिंग क्या होता है? बायो मतलब लाइफ, बराबर है, लिविंग, एंड डिग्रेडेबल मतलब डिग्रेड होना। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का मतलब होता है ऐसा पॉलीमर जो कि एटमॉस्फेयर में आने के बाद माइक्रोबियल एक्शन के द्वारा क्या हो सकता है? डिकम्पोज हो सकता है। ऐसे पॉलीमर को हम लोग कहते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। लेकिन सर इसकी ज़रूरत क्या पड़ी? हमें ये पता हो गया कि जो पॉलीमर्स होते हैं इन पॉलीमर्स के ढेर सारे यूजेस हैं, बहुत ही काम के होते हैं पॉलीमर्स। हम लोगों ने तरह तरह के पॉलीमर्स पढ़े और उनके यूजेस के बारे में भी हम लोगों ने समझा। तो पॉलीमर काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है, बट इन स्पाइट ऑफ दैट दे हैव सर्टन ड्रॉबैक्स।
इनके कुछ लिमिटेशंस भी है, इनके कुछ ड्रॉबैक्स भी है। कैसे ड्रॉबैक्स हैं कि हम लोग मैक्सिमम जो पॉलीमर्स यूज़ करते हैं वो सारे के सारे बिलोंग करते हैं टू द कैटेगरी ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर। एंड सिंथेटिक पॉलीमर जो होते हैं ये नेचर में डिग्रेड हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। तो इसके कारण क्या होगा? दे विल कॉज पोल्यूशन, राइट। सिंथेटिक पॉलीमर्स के कारण पोल्यूशन होता है। एंड देयरफॉर हम लोग ऐसे पॉलीमर्स के बारे में सोच सकते हैं जो कि नेचर में जाने के बाद, मीन्स नेचुरल एनवायरनमेंट में आने के बाद माइक्रोबियल एक्शन के कारण क्या हो जाए? डिग्रेड हो जाए। और ऐसे पॉलीमर को हम लोग कहते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। अब इस बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अबाउट द PHBV। अब ये क्या होता है सर? तो इस कंपाउंड का जो नाम है दैट इज पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट। इसका मीनिंग क्या होगा? ये पॉलीमर का नाम है PHBV, दैट इज पॉली। किसका पॉलीमराइजेशन हो रहा है? हाइड्रोक्सी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट को मतलब कोपॉलीमर। ये दो अलग अलग मोनोमर हो गए, बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट। अब ये कैसे बनता है? इसके दो मोनोमर कौन कौन से हैं? तो इसका एक मोनोमर है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड, राइट, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड। एंड दूसरा जो मोनोमर है वो है बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड। सर अब इसका मतलब क्या? तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड तो आप लोगों को पता है कि सर 4 कार्बन एटम वाला ये एसिड है, हाँ। और बीटा पोजीशन के ऊपर 4 कार्बन एटम वाला ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और बीटा पोजीशन के ऊपर क्या चाहिए? हाइड्रोक्सी। तो ऐसे केस में हम लोग इसका स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं? देखिए ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। इन टोटल आपको कितने कार्बन एटम चाहिए? 4। तो मैं चौथे कार्बन को ऐसे लिख देता हूँ। ये देखिए ये होगी अल्फा पोजीशन, राइट। ये हो गया बीटा पोजीशन और आपको बीटा के ऊपर क्या चाहिए? हाइड्रोक्सी चाहिए, हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो ये जो कंपाउंड बना ये बन गया बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड, ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड। एंड इसे किसके साथ पॉलीमराइज कराना है? तो बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड। वैलेरिक एसिड मतलब क्या? तो वैलेरिक एसिड का मतलब होता है 5 कार्बन एटम वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें भी बीटा पोजीशन के ऊपर आपको क्या चाहिए? हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो बीटा पोजीशन का हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ सामने आना चाहिए। ये हो गया बीटा, ये हो गया अल्फा और यहाँ पर हो गया ये फंक्शनल ग्रुप। तो सर 5 कार्बन एटम फिर कैसे लगाएंगे? 1 2 3 हो गए, मतलब यहाँ पर कितने होंगे? 2। इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए, या फिर डायरेक्टली आप लोग C2H5 के रूप में इसे लिख सकते हैं। ये हो जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड। एंड जब इनके बीच में कंडेंसेशन होगा तो यहाँ पर जो कंडेंसेशन होता है दैट इज़ नथिंग बट द स्टरीफिकेशन। क्यों? देखिए ये अल्कोहलिक ग्रुप है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो अल्कोहलिक ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में कंडेंसेशन होता है, उसे आप लोग कहते हो स्टरीफिकेशन। ये वाटर निकल जाएगा, हाँ। तो फिर आप लोग जरा सोचिए, पॉलीमराइजेशन करते समय इनकी इतनी क्वांटिटी लेंगे, ठीक है। सर यहाँ पर भी तो OH है, मतलब ये कि यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि इस टर्मिनल पे OH है, तो यहाँ से कौन चला जाएगा? OH। तो जस्ट इमेजिन आपके सामने जो पॉलीमर बन के आएगा वो कैसा होगा? तो सर ये हाइड्रोजन अगर गया तो यहाँ से ऑक्सीजन का बॉन्ड चालू हो जाएगा। एंड इस साइड में देखिए क्या प्रेजेंट है? तो यहाँ पर है CH3, देन यहाँ पर प्रेजेंट है CH2, देन यहाँ पर CO है, CO, फिर उसके बाद क्या जुड़ गया? O, देन यहाँ पर प्रेजेंट है CH और इस CH के ऊपर क्या है? तो C2H5 है, CH2 CH3 देन CH2 देन CO। एंड यहाँ से लिंकेज फिर से कंटिन्यू बनती जाएगी। आप लोगों के सामने जो पॉलीमर आएगा उसका रिपीटिंग यूनिट ये दिखेगा और ये हो जाएगा इसका पॉलीमर। यहाँ से रिलीज कौन हो जाएगा? ऑब्वियसली H2, राइट। नाउ ये जो पॉलीमर बना इट इज PHBV, दैट इज पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट है ये पॉलीमर। हमें एक और पॉलीमर के बारे में पढ़ना है जिसका नाम हम लोग देते हैं नायलॉन टू नायलॉन 6। नायलॉन टू नायलॉन 6, यहाँ पर 2 and 6 का मीनिंग क्या होता है?
तो यहाँ पर ये जो पॉलीमर बना हुआ है ये 2 मोनोमर के कारण बना हुआ है, जिसके एक मॉलिक्यूल में 2 कार्बन एटम प्रेजेंट है और दूसरे के अंदर क्या प्रेजेंट है, 6 कार्बन एटम। तो सर वो 2 क्या है? तो यहाँ पर जो आप लोगों को मोनोमर्स लगते हैं उसमें से एक मोनोमर होता है ग्लाइसिन, राइट। अब ग्लाइसिन मतलब क्या? तो अल्फा अमीनो एसिटिक एसिड, अल्फा अमीनो एसिटिक एसिड है, ये अमीनो एसिड है। एंड दूसरा जो मोनोमर होता है इसे हम लोग कहते हैं एप्सिलॉन अमीनो कैप्रोइक एसिड, एप्सिलॉन अमीनो कैप्रोइक एसिड। तो एप्सिलॉन अमीनो कैप्रोइक एसिड मतलब 6 कार्बन एटम वाला ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। देखो इनके बीच में कंडेंसेशन कैसे आएगा? अगर हम लोग अल्फा अमीनो एसिटिक एसिड को बनाते हैं तो एसिटिक एसिड मतलब 2 कार्बन वाला एसिड होता है, ये लीजिए, और अल्फा कार्बन ये है, तो इसके ऊपर क्या चाहिए हमें? अमीनो ग्रुप। तो क्या इस अमीनो ग्रुप को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। एंड ये क्या हो जाएगा फिर? CH2। दिस इज कॉमनली कॉल्ड एज ग्लाइसिन और ये सबसे सिंपल अमीनो एसिड माना जाता है। एंड इसका कंडेंसेशन किसके साथ हो रहा है? एप्सिलॉन अमीनो कैप्रोइक एसिड। नाउ अमीनो ग्रुप, चलो इसे ऐसे लिख देते हैं। एंड कैप्रोइक एसिड मतलब कितने कार्बन एटम वाला एसिड? 6। तो 6 कार्बन एटम वाला एसिड अगर आप लोग देखें ये देखिए अल्फा बीटा गामा डेल्टा, उसके बाद क्या आ गया? एप्सिलॉन आ गया। सो देयरफॉर यहाँ पर कंडेंसेशन जब होगा तो क्या होगा? यहाँ पर कौन सी लिंकेज बनेगी? यहाँ पर कौन सी लिंकेज बनी? ईस्टर लिंकेज बनी। देखो PHBV के केस में ये जो लिंकेज है ये लिंकेज कैसी है? ईस्टर। लेकिन यहाँ पर जो लिंकेज बनती है वो बनेगी अमाइड। कैसे? ये एसिडिक ग्रुप है और ये अल्कलाइन ग्रुप है। एंड वी नो दैट कि एसिड और बेस इनके बीच में जब कंडेंसेशन होता है तो सॉल्ट एंड वाटर जाता है। तो अब वाटर जब जाएगा तो यहाँ से OH और बेस से के पास से कौन चला जाएगा? हाइड्रोजन। तो इन दैट केस ये देखिए लिंकेज कैसे आ रही है? CO और इसके बाद क्या बच रहा है? NH। तो सर इसका मतलब ये हो गया यहाँ से हाइड्रोजन गया होगा, हाँ, और यहाँ से कौन गया होगा? OH। तो इसका अगर पॉलीमर बना के देखें तो एक टर्मिनल पे क्या बच गया? NH। NH के बाद क्या है? CH2 देन CO, देन यहाँ पर कौन सी लिंकेज आ गई? CONH। आगे CONH लिंकेज, देन CH2 कितने बार है? 5 टाइम्स। CH2 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 CO, राइट। ये कंटिन्यूस लिंकेज बनाता जाएगा। ये इसका पॉलीमर हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज नाइलॉन टू नाइलॉन 6, नाइलॉन टू नाइलॉन 6। नाउ ये जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स है इनका मोस्ट ऑफ द टाइम इस्तेमाल होता है मेडिकल फील्ड में। जब सर्जिकल कोई ऑपरेशन होता है तो ऐसे केस में जो सूचर्स होते हैं मतलब स्टिचेस लगाने वाले धागे, तो ये जो धागे होते हैं आजकल अपने आप डिग्रेड होने वाले धागे यूज़ करते हैं डॉक्टर्स लोग, तो वो इस कैटेगरी के पॉलीमर्स हैं, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द पॉलीमर्स।